लिखिए, आज एक नया चैप्टर ड्राफ्टिंग में स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मॉर्गेज एंड चार्जेस। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? मॉर्गेज एंड चार्जेस। प्लीज राइट डाउन दिस। देखिए, तो बच्चों मॉर्गेज एंड चार्जेस के ऊपर बात चल रही है हम लोगों की, और मॉर्गेज एंड चार्जेस आपकी बुक में आप निकाल सकते हैं। और आज सबसे पहले सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्गेज। लिखिए, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉर्गेज एंड चार्जेस, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखने को मिलेगा 1882, और एक कंपनीज एक्ट 2013 में देखने को मिलेगा। आप लोगों ने सुना होगा फॉर श्योर। तो बता सकता है दोनों एक्ट में मॉर्गेज चार्जेस में क्या फर्क है? What is the difference basically? ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। द डिफरेंस बिटवीन द मॉर्गेज एंड चार्जेस, और ये जो आप लोग सुनने वाले हो, समझने वाले हैं, दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम। तो थोड़ा फोकस करके सुनेंगे तो आपको फायदा होगा इससे। समझ आया? ये आज समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो जिंदगी भर ये ना कोई समझा पाएगा ना आप कभी समझ पाएंगे। तो थोड़ा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है बेटर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस दो जगह हम लोग पढ़ते हैं। हमने बचपन में पढ़ा, टीपीए में भी और कंपनीज एक्ट में भी। लेकिन सच बताऊं, हम पढ़ जरूर लेते हैं, बट वी नेवर नो द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉर्गेज एंड चार्ज। हम नहीं समझ पाते कि पता है यस प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे एंड ऑल, फिर कंपनीज एक्ट का भी पता है चार्ज 1 फाइल होगा, बट वी डोंट नो द रियल कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ द एक्ट्स। तो वो कनेक्टिविटी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और एग्जाम में शायद ना आए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में सर बहुत यूज आएगा ये कॉन्सेप्ट, और आप याद करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि यस ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाया था किसी ने। टीपीए 1882, कंपनीज एक्ट 2013 लिखो। When we talk about the Transfer of Property Act, when we talk about the Companies Act, नहीं मैं कोई बात नहीं, हमने तो कुछ बोले नहीं। टीपीए तो लिखिएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो यस मॉर्गेज एक शब्द है मॉर्गेज, वो बच्चों यहां पे डिफाइन है। कहां पे डिफाइन है? इट इज एक्चुअली डिफाइंड इन द टीपीए, और टीपीए में चार्ज भी डिफाइंड है। लिखिएगा दैट इज सेक्शन 58 ऑफ टीपीए, सेक्शन 100 ऑफ टीपीए। तो मॉर्गेज और चार्ज कहां डिफाइन है? आई वुड से इन टीपीए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपनीज एक्ट, तो लिखिएगा इन द कंपनीज एक्ट मॉर्गेज इज नॉट डिफाइंड। इन द कंपनीज एक्ट ओनली द वर्ड चार्ज इज डिफाइंड। सेक्शन 2 क्लॉज 16, सेक्शन 2 क्लॉज 16 में चार्ज डिफाइंड है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहां पे क्या चीज डिफाइंड है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज में क्या लिखा है और चार्ज में क्या लिखा हुआ है? नाउ दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इस चार्ट पर आप लोग बने रहिएगा, इसी चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा पहले आपको। और फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू मॉर्गेज, देन आई विल डिफाइन charge, and then I'll define charge under Companies Act, and then the connectivity between both the acts. ठीक है, लिखो मॉर्गेज। अच्छा, जो ये मैं मॉर्गेज जब आपको बता रहा हूं, ये एज पर विच एक्ट?
हाँ जी, दैट इज टीपीए 8082। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज हो रहा है, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं चार्ज दोनों जगह डिफाइंड है, और ऐसा बोला जाता है जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी गिरवी रखता है तो टीपीए लगता है, और जब कंपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखती है तो कंपनीज एक्ट लगता है। अब ये सब गलत है, ये सब वहम है, मिथ है जो हम लोग अपने आप ही बना लेते हैं, और आज यही समझा रहा हूं आपको। टीपीए सेक्शन कौन सा डिफाइन करता है? 58 लिखेगा। टीपीए क्या बोलता है? मॉर्गेज मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज एज पर द टीपीए? लिखेगा व्हाट इज मॉर्गेज? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी। फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी, इसको लिख लीजिए प्लीज। It is a transfer of interest in a specific immovable property for securing what? The payment of money. एक शब्द यहाँ पे immovable property यूज हुआ है। Lawmaker says that अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, क्यों रख रहे हो प्रॉपर्टी गिरवी? What is the main purpose? For securing the payment of money. Can we say there are two person A and B? There are two person A and B. A ने B को लोन दिया 10 लाख का, और इस लोन को सिक्योर करने के लिए बी ने अपनी प्रॉपर्टी इमूवेबल गिरवी रख दी, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। इसी को मॉर्गेज बोला जाता है। सबको पता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के, और क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो? ताकि आपने जो लोन लिया है पैसे को आप सिक्योर कर सको, दूसरा बंदा सिक्योर हो सके, इसी को मॉर्गेज बोला जाता है। ये बात टीपीए में लिखी है। और लेकिन टीपीए में बस मॉर्गेज का मतलब इतना नहीं है, टीपीए में समथिंग मोर देन दैट। और अब टीपीए में और क्या लिखा हुआ है? It is transfer of interest in specific immovable property. A specific immovable property for the performance of an engagement. Performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability. ठीक है। It is a transfer of interest in a specific immovable property. अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों गिरवी रख रहे हो? फॉर सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी। लेकिन यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी क्यों गिरवी रख रहे हो? व्हाट इज द रीजन? यहाँ पे प्रॉपर्टी क्यों गिरवी रख रहे हो? क्या लिखा हुआ है? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन, देखो एंगेजमेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, which may give rise to the pecuniary liability, that is monetary. अब ये शायद आपने पहले सुना ना हो, और ये सेक्शन 58 में लिखा हुआ है। अब सेक्शन 58 says, मान लीजिए आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, आपने मेरे को बोला कि सर आप हमें ड्राफ्टिंग पढ़ा दो, मैंने बोला पढ़ा दूंगा, और आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आपने बोला सर कोर्स टाइम पे करा दोगे, मैंने बोला करा देंगे। आपने बोला सर एक देखो बात ऐसी है, अगर आपने कोर्स टाइम पे नहीं कराया तो हम पेपर नहीं दे पाएंगे, और पेपर नहीं दे पाए तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम आपकी बात कैसे मान लें कि आप कोर्स टाइम पे करा दो? तो मैंने आपको बोला एक काम करो, मैं आपको है ना अपना घर गिरवी रखवा देता हूँ, मैं अपना घर दे देता हूँ आपको, लिख कर दे देता हूँ, अगर कोर्स टाइम पे पूरा ना हो तो आप मेरा घर बेच देना, और घर बेच के जो भी पैसा आए उससे आप अपना जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर लेना। क्या यहां पर भी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है? यस। सपने तो तुम्हारे बड़े सारे बन गए होंगे।
क्या यहाँ पर भी आप मुझे बताओ प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, बट द पर्पस इज नॉट सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी, इन द सेकंड द पर्पस इज परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो किस लिए, इवन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा और नहीं कर पाया तो आप प्रॉपर्टी बेच के पैसा, उसको भी मॉर्गेज बोला जाएगा। तो याद रखिएगा मॉर्गेज इज नॉट अबाउट वन थिंग, मॉर्गेज सिर्फ ये नहीं है कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख दी फॉर, अब हम सोचते हैं मॉर्गेज क्या, लोन ले लिया प्रॉपर्टी गिरवी रख दी मॉर्गेज, यस इट इज मॉर्गेज बट इट इज मोर देन दैट। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए भी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो तो उसे भी नाम दिया जाएगा क्या, इट इज आल्सो ट्रीटेड एज व्हाट, द मॉर्गेज। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करेगा दैट इज ए एंड बी। सपोज ए की प्रॉपर्टी है तो बच्चा जो बंदा प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा उस व्यक्ति को नाम दे देंगे मॉर्गेजर एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड मॉर्गेजी। और इन दोनों में एक डीड बनेगी मॉर्गेज डीड, दैट इज अ फंड ऑफ द मॉर्गेज। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 58 ऑफ टीपी। अच्छा एक चीज और, कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी हो रही है, मूवेबल इमूवेबल? इमूवेबल। तो मॉर्गेज में एज पर टीपीए कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी हो रही है, इमूवेबल। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन एक सवाल है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाए इज इट मॉर्गेज? देन इट इज प्लेज। और उसे कौन रेगुलेट करेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी? ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर इसी को क्या नाम दिया जाता है, मॉर्गेज एज पर सेक्शन 58 ऑफ द टीपीए। समझ आई बात? नाउ वी आर मूविंग फर्दर। हम बात कर रहे हैं मॉर्गेज चार्ज एज पर टीपीए, क्या 58 इज ओके? ये पूरा चार्ट आपके लिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट सेक्शन 100। अब क्या बता रहा हूं, चार्ज एज पर टीपीए, नो यस एज पर टीपीए, नॉट एज पर कंपनीज एक्ट बाद में आएगा, एज पर टीपीए। लिखो चार्ज क्या है, कौन सा सेक्शन है, 100 एज पर टीपीए, where immovable property of one person becomes security for payment of money to another, where immovable property of one person becomes security for the payment of money to another and transaction is not mortgage, it is a charge। इसको ध्यान से सुनते रहना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट को मैं एक ही सिंगल गो में करवाऊंगा, आई विल नॉट रिपीट एनीथिंग। समझ आई बात? बहुत आराम से करा रहा हूं लेकिन एक ही बार। आप में से कुछ बीच में छूट जाएंगे अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो। immovable property of one person becomes security for the payment of money to another and the transaction is not a mortgage, then it is a charge as per TPA। we are talking about the TPA। हमने अभी कंपनीज एक्ट छेड़ा भी नहीं है, मैं तो बस TPA की बात कर रहा हूँ। मॉर्गेज बता दिया, TPA सुन लो। डेफिनेशन देखिए, चार्ज की बात बता रहा हूँ आपको। देखो, there is one employer, there is an employee। याद रखिएगा हमेशा चार्ज तब होता है जब एक बंदा अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखे, दैट ऑलवेज बिकम चार्ज। जब एक बंदा अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा दैट इट बिकम अ चार्ज। ठीक है, अब ये देखो, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉयर है, सॉरी क्या बोला ये, जब सॉरी ये लाइन गलत बोल दी क्या, अगर कोई अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी गिरवी रखे दैट इज अ मॉर्गेज। अच्छा चार्ज बोल दिया था, आई रिपीट, अगर कोई अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी, अपनी बिल से अगर प्रॉपर्टी गिरवी रखेगा देन इट इज मॉर्गेज। अब चार्ज की बात कर रहे हैं। एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है। क्या आपको पता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एक अमाउंट पे करता है ग्रेचुटी? एवरीबॉडी नो दैट।
कौन सा अमाउंट पे किया जाता है? ग्रेचुटी। माय क्वेश्चन फॉर यू, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे करेगा, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या पे करेगा बोलो? ग्रेचुटी। और यू नो दैट अब तो वो कितनी लिमिट हो गई है? 10 लाख, 20 लाख। तो अब क्या अगर एम्प्लॉयर, अच्छा ग्रेचुटी इज रेगुलेटेड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे ना करे, मान लो वो 20 लाख का अमाउंट 5 लाख जो भी है वो ग्रेचुटी का अमाउंट पे ना करे, तो पता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर की जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होंगी एम्प्लॉय उसे अटैच कर सकता है और उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपनी ग्रेचुटी का पैसा रिकवर कर सकता है। ये कहां लिखा हुआ है? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। अब लैंग्वेज देखो, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन बिकम सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर। क्या एम्प्लॉयर की इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकम सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू द एम्प्लॉय? इन दिस एग्जांपल, इज इट मॉर्गेज? इज इट मॉर्गेज? मॉर्गेज में तो आदमी अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी, इज इट मॉर्गेज? नो, दिस इज नॉट अ मॉर्गेज, दिस इज कॉल्ड चार्ज एज पर टीपी, एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट बिकम्स अ चार्ज। ये दो डेफिनेशन जो मैंने बताई, ये जो दो डेफिनेशन बताई, ये किसके लिए बताई और ये कौन से एक्ट के लिए बताई? दैट इज टीपी। अब मुझे बताओ मॉर्गेज और चार्ज टीपी में क्या फर्क है? अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो मॉर्गेज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है चार्ज। हैव यू अंडरस्टैंड? लेकिन मॉर्गेज हो या चार्ज हो, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? प्रॉपर्टी कौन सी है भाई? इमूवेबल गिरवी हो रही है। 58 और 100 में दोनों में एक ही बात लिखी हुई। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब जरा देखो, दैट इज मॉर्गेज। अच्छा एक बात बताओ, क्या जब चार्ज होगा क्या मॉर्गेज डीड बनेगी? नो। क्यों? सर वो तो भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ है। डीड तो तब बनती है जब दो पार्टी कंसेंट दे रही हो, और कंसेंट तो वो मॉर्गेज में आएगी, चार्ज में कैसे आएगी? तो चार्ज में कोई डीड वीड नहीं बनती, वो तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है। इज इट ओके विद यू? वेदर चार्ज इज क्लियर? नाउ कंपनीज एक्ट, आप मुझे बताओ क्या कंपनीज एक्ट में मॉर्गेज की डेफिनेशन है क्या? नो। कंपनीज एक्ट में क्या डिफाइन है? चार्ज। कौन सा सेक्शन? 2 क्लॉज 16। और ये बोलता है, अब देखो कंपनीज एक्ट मैंने यहाँ पे कराना नहीं है, और डीडी में आपको सर्च एंड स्टेटस करवाया होगा तो वहां पे बहुत डिटेल में 77 to 87 कराया होगा, लेकिन वहां पे टीपीए छोड़ दिया था। अब ड्राफ्टिंग में मैंने आपको कंपनीज एक्ट नहीं कराना, मैंने आपको टीपीए के प्रोविजन बताने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं समझाऊंगा, हम लोग टीपीए डिस्कस करेंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग ऐसे ही करनी पड़ती है समझाने के लिए। तो लेकिन अब चार्ज की डेफिनेशन तो अपने आप में बड़ी गजब है, लेकिन अब मैं उसको सिंपली बता रहा हूँ चार्ज मतलब क्या एज पर द कंपनीज एक्ट। अगर कोई भी कंपनी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल सिक्योरिटी रखवा दे, तो कंपनीज एक्ट उसी को बोल देगा चार्ज। इट्स अ कंफ्यूजन, आई एम टेलिंग यू, इट इज अ ह्यूज कंफ्यूजन। और अगर आप ये समझ लोगे तो क्रिस्टल क्लियर फॉर द लाइफ टाइम। आपको क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा है? आप मुझे बताओ, कंपनी अगर अपनी, कंपनी से क्या बोलता है, हे कंपनी तू अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी या अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी गिरवी रखा, हम उसे क्या बोलेंगे? चार्ज। अब मुझे बताओ क्या कंपनीज एक्ट का चार्ज और टीपीए का चार्ज दोनों अलग अलग नहीं है क्या? दोनों अलग अलग है। यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा था? ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? तो कुछ भी कर, कोई भी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से गिरवी रखवा, कोई भी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से गिरवी रखवा, हम उसे क्या नाम दे देंगे? चार्ज। लिखो चलो। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, अगर कोई कंपनी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से गिरवी रखवाएगी तो बताओ उसे क्या बोलेंगे? मॉर्गेज। अब देखो यहां से कंफ्यूजन होनी स्टार्ट होती है, चार्ज में मॉर्गेज आ रहा है, लेकिन मैंने सारी चीजें बता दी है सर, अब आपको समझना है, अपना लेवल उठाना पड़ेगा। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था, मैं तो आपको टीपी में 2 डेफिनेशन बता के आपको बता देता 6 तरीके की मॉर्गेज, चैप्टर खत्म था। लेकिन यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड नाउ। अब आप मुझे बताओ, जब कोई कंपनी अपनी मर्जी से अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखेगी तो इट इज कॉल्ड व्हाट? मॉर्गेज। और अगर कोई कंपनी अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से गिरवी रखेगी तो मैं आपको बता दूं, मूवेबल प्रॉपर्टी जब गिरवी रखते हैं तो 2 चीजें बोलते हैं, आइदर प्लेज एंड द हाइपोथिकेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुना होगा, आइदर प्लेज और हाइपोथिकेशन।
समझ में आती है? एक से मैं देख लेता हूँ है, मैं बता देता हूँ, आपके मॉर्गेज के चैप्टर में ही है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इधर जल्दी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है ये? मूवेबल प्रॉपर्टी। मैं इससे लोन ले रहा हूं और लोन लेके प्रॉपर्टी का पोजेशन इसे दे रहा हूं, प्लेज। व्हाट इज कॉल्ड? प्लेज। मैं इसे लोन दे रहा, सॉरी, मैं इसे लोन ले रहा हूं और ये प्रॉपर्टी मेरे पास है और ये प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे पास है। सिट डाउन, थैंक यू। ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, इसका पोजेशन मेरे पास है, बट मैंने गिरवी इसको रख दी, हाइपोथिकेशन। मुझे बताओ प्लेज और हाइपोथिकेशन में मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, लेकिन अगर इसका पोजेशन मेरे पास है दैट इज हाइपोथिकेशन, आपके पास है तो प्लेज। एग्जांपल सुनो, मैंने उधार लेना था, मैं कंपनी के पास गया, मैंने बोला उधार दे दो, उसने बोला उधार देंगे क्या, गोल्ड है घर में? मैंने कहा पड़ा हुआ है, तो बोला गोल्ड गिरवी रखवा दो, लोन दे देंगे। मैंने गोल्ड गिरवी रखवाया, लोन ले लिया। व्हाट इज कॉल्ड? प्लेज। हाइपोथिकेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, कार एंड बाइक। मैंने एक कार ली और मैंने वो कार इंस्टॉलमेंट पे ली, जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होगी पोजेशन मेरे पास है, गिरवी बैंक के पास पड़ी है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाइपोथिकेशन। हैव यू अंडरस्टैंड? अब बताओ कंपनी सेट क्या बोल रहा है? कंपनी सेट कह रहा है आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी गिरवी रखवाओ तो वो कंपनी एक्ट में क्या कहलाया जाएगा? चार्ज। अब आप मुझे बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाएंगे, इट इज कॉल्ड प्लेज, हाइपोथिकेशन, और इमूवेबल गिरवी रखवाएंगे तो मॉर्गेज। समझ आ रही बात? इसलिए कहने वाले ऐसा भी बोलते हैं अंडर कंपनीज एक्ट चार्ज इंक्लूड प्लेज, मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन। सुनिए कहीं ये लाइन ऐसी सुनी होगी, आपको शायद एग्जीक्यूटिव में बताया होगा, आपके टीचर्स ने, चार्ज इंक्लूड अंडर कंपनीज एक्ट, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। लिखिए, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन। Is it okay with you? Now one more question, हाँ? एक चीज और बताओ जल्दी से, क्या वेदर अंडर टीपीए चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज? हाँ जी, क्या अंडर टीपीए चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज? नो, अंडर टीपीए मॉर्गेज इज डिफरेंट, चार्ज इज डिफरेंट, बट अंडर कंपनीज एक्ट चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। क्या डिफरेंस और कनेक्टिविटी समझ में आ रही है? और कंफ्यूजन समझ में आ रही है? क्या है, हम शायद कभी यही नहीं पता लगाते वहां पे चार्ज क्या है, यहां पे चार्ज क्या है। There's a huge difference in both the terms. Are you getting this now? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अच्छा एक बात और बताओ, we are talking about mortgage, talking about charge, एक छोटा सा सवाल और इसमें अंडर कंपनीज एक्ट चार्ज की डेफिनेशन क्या है? द चार्ज इंक्लूड एवरीथिंग, मॉर्गेज एंड प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। और अगर कंपनीज एक्ट में यू क्रिएट चार्ज तो पता है सेक्शन 77 टू 87 लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? 77 टू 87। और लॉ मेकर कहता है अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट में चार्ज क्रिएट करेगी तो उसे आरओसी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, चार्ज वन, विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज? जल्दी बोलो, 30 डेज लिख लीजिए। तो एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट इज चार्ज वन टू द आरओसी। अब यहां पे हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर इन ड्यू डिलिजेंस वो चार्ज वन 30 दिन एंड यू नो दैट वो एक्सटेंशन, बड़े ड्रामे हमने पढ़े उसके अंदर, और एक क्लास तो वो उन सिचुएशन में हमने लगाई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा 30 दिन से पहले, एक्सटेंशन एंड ऑल, वो बड़े ड्रामे थे। बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो कैनवे से चार्ज वन फाइल करना पड़ेगा, लेकिन कुछ केस में चार्ज वन फाइल नहीं होता, जैसे प्लेज में नहीं होता। तो अभी कंपनी सेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस इसी की बात कर रहे हैं। अब देखो नाउ सी, ये सारी बातें लिख बता दी, ये बातें समझ में आ गई। अब देखो तुम्हें समझ क्या आया पहले ही सुन लो। एक तो मॉर्गेज की डेफिनेशन, एक टीपी में चार्ज की डेफिनेशन, और एक कंपनीज एक्ट में चार्ज का मतलब क्या है। लेकिन क्या ये बातें समझने के बाद एक एग्जांपल और दे दूं ताकि चारों कनेक्ट भी हो जाएं, सो दैट आप इसे इजीली समझ पाए। देखो सर, एक एग्जांपल है, लिखेगा मिस्टर जेड,
मिस्टर जेड है, ये बैंक है। स्टेप 1, बैंक ने इसे 10 लाख का लोन दिया। इस पे बड़ा फोकस करना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल में। बैंक ने जेड को लोन दिया भाई, और पता है जेड के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी थी। जेड ने उठा के ये इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे एज अ सिक्योरिटी दे दी। व्हाट इज दैट? अब ये सब पढ़ा दिया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना है। व्हाट इज दैट? कितने कह रहे हैं दिस इज मॉर्गेज? आर यू श्योर? अच्छा लिखेगा, दिस इज कॉल्ड मॉर्गेज एज पर विच एक्ट? एज पर विच एक्ट? टीपीए। अच्छा बताओ इस केस में हु इज मॉर्गेजर? ध्यान से देखना, हु इज मॉर्गेजर? हु इज मॉर्गेजिंग? बैंक। हैव यू अंडरस्टैंड? और कोई बताएगा इन दोनों के बीच में क्या बनेगी यार? अच्छा मॉर्गेज डेट बनेगी एज पर विच एक्ट? टीपीए। एक एक शब्द लिखना, टीपीए के अकॉर्डिंग मॉर्गेज डेट बन जाएगी। और ये मॉर्गेज है एज पर टीपीए और नॉट? यस सर इट इज, यस इट इज मॉर्गेज एज पर टीपीए। इज इट ओके? दूसरा, इज इट चार्ज एज पर टीपीए? Is it charged as per TPA? If it is mortgage as a TPA, how it could be charged as per TPA? That's not possible. तीसरा, and $1 million question: is it a charge as per Companies Act? Is it a charge as per Companies Act? Just yes or no? हाँ जी, yes or no? कितने कह रहे हैं yes? कितने कह रहे हैं नो? कितने कह रहे हैं यस? अब एज पर कंपनीज एक्ट मॉर्गेज चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज, लेकिन इट इज नॉट अ चार्ज अंडर कंपनीज एक्ट बिकॉज कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी नॉट ऑन मिस्टर जेड। कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा? कंपनीज पे या इंडिविजुअल्स पे? कंपनीज पे, नॉट ऑन मिस्टर जेड। इसलिए इट इज नॉट अ चार्ज अंडर कंपनीज एक्ट। अगर आप बोल दिए, अगर आपने बोल दिया if you say it is a charge under Companies Act, तो पता आप क्या कह रहे हो? that Z is required to file chargeable to the ROC. Is that so? No sir, never. तो इसका स्टेटस सिर्फ क्या बना? It is only a mortgage under TPA and nothing else. Have you understand? और मजा ही आ जाए, raise your hand अगर कोई मुझे बता दे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में क्या लिखने वाला हूँ। किस किस को वो एग्जाम्पल 2 लिखने से पहले समझ में आ गया? Are you sure? कुछ बच्चों ने बोला सर आपके लिखवाने से पहले एग्जाम्पल समझ में आ गया, और जिसको नहीं आया एग्जाम्पल पूरा करते हैं। एक्स लिमिटेड सर, दैट इज बैंक। बैंक ने एक्स लिमिटेड को 10 लाख का लोन दिया। क्या सेम एग्जाम्पल एकदम? और सर जो एक्स लिमिटेड है इसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की। कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की है। That is 10 लाख रुपीस, 10 लाख की इमूवेबल प्रॉपर्टी। और कंपनी ने क्या किया? इस बैंक को 10 लाख की प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखवा दी। बस मुझे ये बता दो व्हाट इज दैट नाउ? जवाब दो, खत्म करो। व्हाट इज दैट नाउ? अब सुनिए, अब सुन लो जरा, अब यही तो कहानी है। अब पहला पॉइंट, इज इट मॉर्गेज? हाँ या ना? एज पर कंपनीज एक्ट। सर आप मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट में तो मॉर्गेज होती ही नहीं है, तो मॉर्गेज सिर्फ कहां होगी? अंडर द टीपीए। और यहाँ पे मॉर्गेजर कौन बना? कंपनी। और मॉर्गेजी कौन बनी? मॉर्गेजी कौन बना? दैट इज बैंक। और इन दोनों के बीच में क्या बनी? मॉर्गेज एज पर टीपीए, एंड दैट इज मॉर्गेज एज पर टीपीए। और आप मुझे बताओ जल्दी से, अब बताना, इज इट चार्ज एज पर टीपीए? नो सर, क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि if it is mortgage as per TPA, how it could be charged as per the TPA? That is so simple. And the last and the very very important. Anybody in the class, just tell me one thing. हाँ जी, हाँ जी, can you tell me point third? Is it a charge?
एज पर कंपनीज एक्ट, आया ना? कितने करें यस? और कोई बता सकता है मुझे, इफ इट इज अ चार्ज अंडर कंपनीज एक्ट यस, तो क्या कंपनी शेल फाइल व्हाट? कंपनी शेल फाइल व्हाट? चार्ज वन। किसको बोलो? हाउ मेनी डेज? सेक्शन बोलो एक बार। 77 सबसेक्शन आर गेटिंग। कैन बी से यहां से स्टार्ट हो रहा है कंपनीज एक्ट और मॉर्गेज डीड से स्टार्ट हो रहा है टीपीए। हैव यू अंडरस्टैंड? आई एम टेलिंग यू इट इज वन ऑफ द टेक्निकल कॉन्सेप्ट, और ये बच्चे क्या, मैं आपको बताऊं, टीचरों को भी नहीं आता है। आई एम टेलिंग यू, people know about the concept in TPA, they know about the concept of charge under Companies Act, but I am telling you, nobody tell you about the connectivity of both the act. That is guaranteed, I am telling you. क्या ये बात समझ में आई? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे बन जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, कंपनीज एक्ट, कंपनी जब भी मॉर्गेज करेगी तो कंपनीज एक्ट लगेगा, इज दैट सो? गलत। कंपनी जब मॉर्गेज करेगी तो भाई साहब पहले टीपीए लगेगा, उसके बाद कंपनीज एक्ट लगेगा, क्योंकि सर मॉर्गेज डीड तो टीपीए के अकॉर्डिंग बनेगी। हैव यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? इज इट ओके? और अब देखो यहां पे तो इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन मैं उन बच्चों को जिसको मैंने डीडी में सर्जन स्टेटस कराया था उनको एक चीज और कनेक्ट करवा देता हूं यहां पे। और मैं, अगर आपको याद हो, आपको लिखवाया हुआ सब है, अगर आपको याद हो तो मैं एक लाइन बोलूंगा, और अगर आपको याद आ जाए तो ठीक है, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट। व्हाट इज मॉर्गेज एज पर टीपीए? याद है कुछ करवाया था ऐसे? व्हाट इज मॉर्गेज एज पर टीपीए इज अ चार्ज एज पर कंपनीज एक्ट। व्हाट इज चार्ज एज पर टीपीए इज नॉट अ चार्ज एज पर द कंपनीज एक्ट, डिसाइडेड केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट। याद आ रहा है? आई थिंक इंडियन बैंक वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर, दैट वाज अ डिसाइडेड केस लॉ। तो देखो वो और ये अब दोनों कैसे आपस में कनेक्ट हो गए, तो दैट इज अ कंप्लीट कनेक्टिविटी। आई थिंक उस टाइम भी बोला होगा ड्राफ्टिंग में करवाएंगे मॉर्गेज, तो वहां पे बैलेंस पोर्शन आपको कराएंगे। अब मान लो तो वो ड्राफ्टिंग एंड डीडी दोनों मिला के वो एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट नॉलेज हो गई है। इज इट ओके? और वो आज पढ़ना दोबारा घर पे जाके, सर्जन स्टेटस का चैप्टर, और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लिखिए एक चीज और, एक चीज और देखो, अब होपफुली आपको ये दो बातें क्लियर हो गई है। अच्छा एक बात बताओ, एक और ऐसे पूछ रहा हूं, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ना होती और मूवेबल प्रॉपर्टी होती, और मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा देते, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू नाउ? इज इट अ मॉर्गेज? यार चार्ज पे क्यों आ रहे हो? इज इट अ मॉर्गेज? नो, इट इज नॉट इमूवेबल, क्योंकि 58 के अंदर क्या पढ़ा था, मॉर्गेज तो तभी है व्हेन इट इज इमूवेबल। तो मुझे बताओ क्या ये मूवेबल है? नो, तो इज इट मॉर्गेज? तो इट इज नॉट अ मॉर्गेज। तो ये क्या बन जाएगा? प्लेज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? प्लेज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या मॉर्गेज ही बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, किस चीज का? आइदर प्लेज या फिर हाइपोथिकेशन। और उसके बाद विल बी अ चार्ज अंडर टीपीए? नो। इज इट अ चार्ज अंडर कंपनीज एक्ट? यस। लेकिन प्लेज के लिए चार्ज वन फाइल होता नहीं है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हाइपोथिकेशन के लिए हो जाता है, दैट इज आल्सो देयर। तो बात अलग है। कैन से सारी सिचुएशन हो गई है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए एंड द कंपनीज एक्ट तीनों इकट्ठे लग गए। जिस कंपनी में तुम काम करोगे क्या वो लोन लेगी? ऑब्वियस है यार, बिजनेस के लिए लोन लिया जाता है। क्या प्रॉपर्टी भी गिरवी होगी? क्या यू शुड नो काम कैसे करना है सर। अब देखो कितना आसान है, अगर जिस चीज को समझ में आ गया है। मूवेबल रखवाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट बना देना जो तुम्हें आता होगा, इमूवेबल गिरवी रखवाओगे तो डीड बना देना जो तुम्हें आती होगी, और चार्ज वन फाइल कर देना 30 दिन में जो तुम्हें आता होगा। सर हो गया काम। दैट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ। आर गेटिंग दिस? एनीवेज, चलो सर अब हम फोकस कंपनीज एक्ट पे नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राफ्टिंग में पोर्शन कंपनीज एक्ट का नहीं है। ड्राफ्टिंग में किसके बारे में बात करेंगे? मॉर्गेज। तो सर आज आपको मॉर्गेज के बारे में बता रहा हूं। हेडिंग लिखिए, द काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस। तो आप एक काम करें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दें, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज, और इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दें, दैट इज काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस।